नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी तावान। छकौड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल कर रखने लगा कि एक महिला दो स्वयं सेवकों के साथ उसकी दुकान चेकने आ पहुंची। छकौड़ी के तो जैसे प्राण ही निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखे तुम कैसे एक ग्रह कपड़ा भी बेच लेते हो। अरे भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो। डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में ना होते तो उसकी यह अधोगति होती। छकौड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। यह तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई ना थी, ना कोई जवाब। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, लहने पर कपड़े बेचा करता था, यही जीविका थी। इस पर वृद्धा माता, रोगिणी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज्य संग्राम छिड़ा और सभी बेजात विलायती कपड़ों पर मोहरें लगवाने लगे तो उसने भी मोहर लगवा ली। 10-5 स्थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल ना था, इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपया 8 आने की बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को घर लौट जाता था। गृहस्थी का खर्च इस बिक्री से क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि अब घर में कोई ऐसी चीज न बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टल जाता। उधर स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूब उतर रहा था। विलायती कपड़े का एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन से वह रुक ना सका। स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं तो मोहर तो तोड़ने को तुम्हें कभी ना कहूंगी। डॉक्टर ने क्या कुछ अमृत पिला देगा? तुम नको क्यों बनो? बचना होगा तो बच जाऊंगी, मरना होगा तो मर जाऊंगी, बेआबरूते ना होगी। मैं जीकर भी कौन सा उपकार कर रही हूँ और सबको दिख ही दे रही हूँ। देश को स्वराज्य मिले, लोग सुखी हों, भला मैं मर जाऊं। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हुए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी ही जान है? पर चौकड़ी इतना पक्का न था। अपना बस चलते हुए स्त्री को भाग्य के भरोसे ना छोड़ सकता था। उसने चुपके से मोहर तोड़ डाली और लागत के दामों 10 रुपए में कपड़े बेच लिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए? स्त्री से क्या पर्दा रखता? उसने जाकर साफ साफ सारा वृतांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंख भी ना उठाऊंगी। छकौड़ी और उसकी माँ ने रोगिणी को बहुत समझाया, पर वह डॉक्टर को बुलाने पर राजी ना हुई। छकौड़ी ने 10 रुपए उठाकर घर कुइयों में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोता झोंकता दुकान पर चला गया। उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली खाई थी। छकौड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे पर एक टूटी बैरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उनके लिए लाया। जब वह पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे यह अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मोहर तोड़ी। अब की मुझे माफी दीजिए, फिर ऐसी कथा ना होगी। देश सेविका ने थानेदारों के रौब के साथ कहा, यूं अपराध तुम्हारा क्षमा नहीं हो सकता, तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बायकट कमेटी में यह मामला पेश होगा। छकौड़ी बहुत ही विनीत, बहुत ही सहिष्णु था, लेकिन चिंता अग्नि में तपकर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा करती है, और तिनक कर बोला, तावान तो मैं ना दूंगा और ना दे सकता हूँ। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं? अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूं तो बायकट कमेटी को भागने की राह ना मिले। जितना दबता हूं आप लोग उतना दबाते हैं। महिला ने सत्याग्रह शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा, हाँ हाँ जरूर जाइए, पुलिस में रपट करो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम रपट करो। तुम उन लोगों की यह धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थांध हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अनिहित करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बायकट कमेटी जाए या ना जाओ, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। यही कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए और सब के सब छकौड़ी को बुला भरा कहने लगे। छकौड़ी को भी मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है।
लज्जा और अपमान से सबकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया। फिर उसने गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया, धेले भर की बिक्री ना हुई। आखिर हारकर उसे दुकान बंद करनी पड़ी और घर चला आया। दूसरे दिन प्रातःकाल बाइकट कमेटी के एक स्वयंसेवक ने उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे 101 का दंड किया है। चकौड़ी इतना जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वह सर्वथा अशक्त है। उसकी जबान से जो धमकी निकल गई उस पर उसे घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ था। वह जानता था उसकी धेले की बिक्री ना होगी। 101 देना उसके बूते के भार की बात थी। 2-3 दिन चुपचाप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठें घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज धेले में लुटा रहा था और वह भी उधार। जीने के लिए उसे कुछ तो आधार चाहिए था, मगर उसकी यह चाल भी कांग्रेस से छिपी ना रही। चौथे ही दिन गोविंदो ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर चकौड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई। अब की सिर्फ पिकेटिंग शुरू ना थी, स्यापा भी था। 5-6 स्वयं सेविकाएं और इतने ही स्वयं सेवक द्वार पर आके सापा करने लगे। चकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था। कुछ अकल काम ही ना करती थी। पति को वह कैसे टाले। रोगिणी स्त्री साइबान में लेटी हुई थी। वृद्धा माता उसके सिरहाने बैठी पंखा चल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे। स्त्री ने कहा, इन सबसे पूछते नहीं, खाए क्या? चकौड़ी बोला, किससे पूछूं, कोई मेरी सुने भी तो। जाकर कांग्रेस वाले से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दे, हम अभी कपड़े जला देंगे। ज्यादा नहीं, 25 रुपए महीना ही दे दे। वहां भी तो कोई नहीं सुनेगा। तुम जाओगे भी या यही कानून बगारोगे? क्या जाऊं, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है। तो खड़े खड़े गालियां सुनते रहोगे? स्त्री ने कहा, तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊं, मगर वहां ठिठोली के सिवा और कुछ ना होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ, जब कोई ना सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकालेंगे। चकौड़ी ने मुंह लटकाए हुए कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला जैसे कोई मरणासन रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बाइकट कमेटी ने 101 का तावान लगाया है? जी हाँ। तो रुपया कब दोगे? मुझ में तावान देने का सामर्थ्य नहीं, आपसे मैं सत्य कहता हूँ। मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जाता थी सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ेगी। घर पर कुछ माल बेच लेगा। वहाँ स्यापा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा है हम दाने दाने के बगैर मर जाएं, तो मार डालिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। चकौड़ी जो बात कहने घर से चला था वह उसके मुंह से ना निकली। उसने देख लिया कि यहाँ कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इसी तरह तो और लोग भी करेंगे। फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? जो आपसे जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं आता क्या? चकौड़ी ने बोला, मैं जानता हूँ तुम मालदार आदमी हो। आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। चकौड़ी ने उद्दंड होकर कहा, तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं। नतीजा एक है, आप भी अपमान करते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है। मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकरी पर रख लीजिए, 25 रुपये महीने दीजिएगा। इससे ज़्यादा अपनी गरीबी का और क्या प्रमाण दूँ? अगर मेरा काम संतोष के लायक ना हो तो 1 महीने बाद मुझे निकाल दीजिएगा। यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हुआ हूँ तो इसलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ है, नहीं तो 101 के लिए इतना हाथ पाँव ना जोड़ता। प्रधान जी ने हंसकर बोला, यह तो तुमने नई चाल चली है। चाल नहीं चल रहा साहब, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूँ। अरे भाई, कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं है, वह मोटों को खिलाती फिरे। आप भी मुझे मोटा कहे जाएंगे? तुम मोटे हो ही, मुझ पर दया न कीजिएगा। प्रधान ज्यादा गहराई से बोले, चकौड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और विश्वास आ भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे। हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आपका तावान मुआफ कर दिया जाए तो कल ही आपकी बीसियों भाई अपनी मोहरे तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल ना कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन आपके भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपए का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। विश्वास चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब तुम्हारा नुकसान पूरा होगा।
चकौड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसने के द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ ना जो मैं कहता था, प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो होकर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दें। मैं इसी मरी हुई दशा में कांग्रेस की तोड़ डालूंगी। मैं भी उतने निर्दयी हैं, वह कुछ अधिकार हो जाने पर न्याय करेंगे। एक इक्का बिलालाओ खाट की जरूरत नहीं है, वही सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो यह कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी, जनता तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने चकौड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना से ही वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी, हजारों आदमी यह दशा देखेंगे, संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। यह सभी बातें इतनी भयंकर थी कि चकौड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं अम्बे। मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा। अब रात हुई, स्यापा भी बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी। अभी तो तुमने पथ्य भी नहीं लिया। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंज में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मोहरे तोड़ डालेंगे। अब जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नजर पेश कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी चकौड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। कांग्रेस की और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन के में कितना सत्य था यह उससे छिपा ना रहा। उसने चकौड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात ना कही थी? उस वक्त मुझे याद ना रही। चकौड़ी ने बोला, तो यह प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा है। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो तुमने ठीक ही कही है। हम तो मिट जाएंगे, हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। उसकी स्त्री ने कहा, रुपए कहाँ से आएंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना नहीं है, दंड कहाँ से दूं? तो क्या किया जाए? और कुछ नहीं, घर तो है, इसे रहन रख दो। और अब विलायती कपड़े भूल कर भी ना बेचना, सड़ जाए कोई परवाह नहीं। तुमने सिल तोड़कर यह आफत सिर ली। मेरी दवा दारू की चिंता ना करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वह होगा। बाल बच्चे भूखों मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी रहेगा। चकौड़ी जानता था अम्बा जो कहती है वह करके रहती है। कोई उजड़ नहीं सुनती। वह सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चल पड़ा। तो यह कहानी थी तावान, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद।